नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचकर कल प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 3 बजे गुरुकुल कांगड़ी स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वो आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों और अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, ताकि अगले दिन होने वाले कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग की टीमों को पहले ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान वो संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी भी लेंगे और आवश्यक निर्देश भी देंगे। गौरतलब है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री का हरिद्वार का दौरा प्रस्तावित है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री का ये दौरा उसी की तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। वहीं देहरादून में आगामी बजट सत्र को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। राज्य का बजट सत्र इस बार गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर तीखा हमला किया गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की सोच हमेशा सत्र में व्यवधान पैदा करने की रहती है। उनका कहना है कि जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है, विपक्ष हंगामे और विरोध के जरिए कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार शोर शराबा और विरोध के माध्यम से सदन की कार्रवाई को बाधित करता रहा है, जिससे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रभावित होती है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहती है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार यानी कि आज 6 मार्च से शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 7 बजे से श्रद्धालु वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत के साथ ही अलग अलग तिथियों पर धामों के कपाट भी खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके तहत श्रद्धालु 6 मार्च से पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर uk.gov.in और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और सुरक्षा व सुविधाओं को भी सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। वहीं विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ईमेल आईडी के जरिए पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 17 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान और विकास नगर में विशेष पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पर्यटन विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 01351364 भी जारी किया है, जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इस नंबर पर कॉल करके यात्री यात्रा से जुड़ी हुई जानकारियां ले सकेंगे। वहीं उत्तराखंड में सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया 104 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल ने सख्त रुख अपनाते हुए बकायेदारों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। निगम ने निर्णय लिया है कि अब हर महीने बकाया राशि की अद्यतन सूची वेबसाइट पर डाली जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 2 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में सरकारी संस्थानों और कुछ निजी औद्योगिक इकाइयों पर कुल 104.57 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। सबसे अधिक बकाया जल संस्थान और सिंचाई विभाग पर है। अल्मोड़ा जिले में जल संस्थान के एक ही खाते पर 10.34 करोड़ रुपए की राशि लंबित है, जो सबसे अधिक बकाया खातों में शामिल है। टिहरी जिले में पेयजल निगम पर 4.52 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है और हरिद्वार जिले में ज्वालापुर डिवीजन में प्रोजेक्ट मैनेजर की गंगा परियोजना पर 4.49 करोड़ और एक अन्य परियोजना प्रबंधक पर 2.16 करोड़ रुपए का बकाया है। रुड़की में एक निजी औद्योगिक इकाई पर 3.75 करोड़ रुपए की भारी देनदारी दर्ज की गई है। देहरादून में जलकल अभियंता के एक खाते पर ही 1.63 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। गंगा पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट पर भी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि लंबित है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सोवन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज पर 14.64 लाख रुपए का बिल बकाया है। नैनीताल जिले में नलकूप खंड पर 44.78 लाख, चंपावत में ईई नलकूप खंड के कई खातों पर लाखों और बड़कोट में जल संस्थान पर
25.90 लाख रुपए का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। यूपीसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर संबंधित विभागों ने समय पर भुगतान नहीं किया तो आगामी महीनों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। निगम का कहना है कि लगातार बढ़ते बकाये से वित्तीय दबाव बढ़ रहा है, जिससे बिजली व्यवस्था और रखरखाव कार्यों पर असर पड़ सकता है। निगम की अगली समीक्षा रिपोर्ट अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में जारी होगी। वहीं हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में ईरान में पैदा हुए तनाव का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालातों के कारण यहाँ के कई परिवार गहरी चिंताओं में हैं, क्योंकि मंगलौर के हल्का पठानपुरा और जैनपुरा इलाके के कई युवक अभी भी ईरान में मौजूद बताए जा रहे हैं। वहाँ से लगातार संपर्क तो हो रहा है, लेकिन स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर बार आने वाली कॉल परिवारों के लिए कभी राहत तो कभी चिंता का कारण बन रही है। हाल ही में ईरान से लौटे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ अचानक तनाव काफ़ी बढ़ गया है और हमलों की घटनाओं के बाद माहौल गंभीर हो गया है। इन परिस्थितियों में यहाँ के परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी को लेकर बेहद चिंतित हैं और अब उम्मीदें केंद्र सरकार की संभावित रेस्क्यू योजना पर टिकी हुई हैं, ताकि विदेश में फंसे युवकों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जा सके। तकरीबन वहाँ अजीजों को मिला के होंगे 15-20 साल में। और से तो कोई बात ही नहीं हुई, बस बेटे से ही बात हुई अभी 1 घंटा पहले। बताया कि हम यहाँ खैरियत से हैं, घबराने वाली बात नहीं। बाकी जंग तो है ही, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट नहीं है ना वहाँ पर, थोड़ी देर नेट आता है। 1 मिनट बात हुई होगी, ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो ये अगर वो ला सकते हैं तो बेहतर, ले आओ आ जाए। बल तो हमें लड़के से उम्मीद नहीं कि वो आवें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ रहे। तो वो हमारे भी दिल में ये, अगर कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो नहीं आना चाहते रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा खास मेरी भांजी है, भतीजी है, बेटा है, बहू है, एक पोती है। आ रहे हैं किस 8 दिन हो गया मुझे बात किए। क्या मांग करती हैं आप सरकार से ये मांग करती हूँ कि बस खैरियत चाहिए, खैरियत से हों जहाँ कहीं भी हों। काफ़ी हमले हो चुके हैं मुझसे, तो मतलब कम ही बात करें, इनके अम्मी घबराएंगी, बताते नहीं मेरे से। उधर हरिद्वार जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत श्यामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। चंडीघाट क्षेत्र में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार गौरीशंकर पार्किंग के पास संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर की गई तलाशी में आरोपी के पास से लगभग 10.15 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पकड़ा गया व्यक्ति आजम पुत्र नूर हसन बताया जा रहा है, जो ग्राम बूढ़ा हेड़ी का निवासी है और पथरी थाना क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उससे पूछताछ भी की जा रही है ताकि नशा तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी मिल सके। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी पथरी और खानपुर थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम अब उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में स्थित दमगड़ा इलाके के तलवार फार्म से जुड़ा भूमि विवाद लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 31 जनवरी 2026 को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान लगभग 125 एकड़ भूमि पर कब्जा दिलाने की प्रक्रिया में ट्रैक्टरों से खेतों में खड़ी फसल को रौंदे जाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसी क्रम में भूमि पर लंबे समय से खेती कर रहे मुख्य खातेदार के परिवार की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से रखा गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि यह ज़मीन पिछले करीब 60 वर्षों से उनके परिवार के कब्जे और खेती में है और इस दौरान लगातार फसल बोई और काटी जाती रही है। आरोप लगाया गया है कि कुछ भूमाफियाओं की मिलीभगत के चलते प्रशासनिक कार्रवाई कराई गई और इसी के तहत खेतों में खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से नष्ट कर दिया गया। परिवार की ओर से यह भी कहा गया कि जब प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी से ये पूछा गया कि इस कार्रवाई के लिए उनके पास कोई सरकारी आदेश या न्यायालय का निर्देश है या नहीं, तो इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। साथ ही बताया गया कि इस पूरे मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला उच्च न्यायालय की डबल बेंच के समक्ष विचाराधीन है, जहां 19 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित है। पहली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 2 कथित भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई। परिवार ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी ज़मीन तलवार फार्म या अशोक फार्म की भूमि में आती है तो वो सीधे आकर बातचीत करे और अपने दस्तावेज प्रस्तुत करे, न कि भूमाफियाओं के बहकावे में आए। उनका कहना है कि अगर किसी के पास खातेदार या खेती से संबंधित प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाना चाहिए ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके और
विवाद का समाधान कानूनी तरीके से हो सके। मैंने तलवार बाबू के अलावा कोई भी आदमी वहाँ पर खेती करते हुए आज तक नहीं देखा है। और मैं 38 साल आर्मी में नौकरी करके आया, उसके बीच में भी कोई नहीं दिखा मेरे को। और इनका इतना नुकसान कर दिया, खड़ी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। 10-12 करोड़ का नुकसान कर दिया इनका। गन्ना उसके अंदर है, मटर है, मसूर है, चना है, क्या नहीं है। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है। और हमारे आर्मी में ऐसा होता, हम इसको वहीं मार देते। अपने आर्मी में ये गुंडागर्दी है साहब। हम इनको उग्रवादी बोलते हैं आर्मी में। हम इनको जंगल में ले जाके मारते हैं। ये किरण बाबू इसको कमाते हैं, यही करते हुए आए हैं। और इन लोगों ने जो गन्ना, गेहूँ, फसल सब रौंदा, ये बहुत दुख की बात है। खड़ी फसल को इन्होंने ऐसे बर्बाद कर दिया, ये देश का ही नुकसान हुआ इससे। मैं इतना ही चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जमीन पर ना 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 कोई नहीं दिखा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं का ही कब्जा था, इन्हीं का कब्जा था, यही करते थे। अच्छा, जिस नाम के लोगों को नहीं देखा हमने, तो यही लोग करते हैं। अब अभी जो प्रबंधी, ये बहुत दुख की बात है। इतनी खड़ी फसल इतनी बर्बाद, गेहूँ, चना, मसूर, लाई, गन्ना बोया हुआ, खड़ा गन्ना सब रौंद दिया इन्होंने। 31 तारीख को पिछले महीने पूरी खड़ी फसल जो दी गई गन्ने की, पूरी रौंद दी गई। उसमें लाई की फसल रौंद दी गई, उसमें अपना मटर की फसल रौंद दी गई और मसूर की फसल रौंद दी गई। सारी फसलें इन्होंने, गेहूं की फसल रौंद दी गई। और अगर इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मुझे ये पड़ताड़ी कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी ज़मीन भी छीनेंगे। और बार बार बलविंदर काले के द्वारा लखविंदर सिंह के फ़ोन से मुझे धमकी दिलाई जा रही है। लखविंदर सिंह मेरा मामे का लड़का है, उससे ये कहते हैं, वो मुझे फ़ोन पे कहता है। और अगर ये नहीं किया गया तो मैं डीएम साहब के ऑफिस में जाकर अपने बच्चों को लेकर आत्मदाह कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़, वोटिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वक्त तो बच्चों ने मुझे दिया था, तो मैंने उसमें वीडियो बना ली जिसमें प्रकाश तिवारी द्वारा और बलविंदर काले द्वारा मुझसे 25 एकड़ ज़मीन मांगी गई। मेरे पास वो वीडियो मैं आज आपको वो देना चाहता हूँ। मैं वो दूंगा अभी इसमें, अगर चाहो तो मैं सुनवा भी सकता हूँ आपको। द्वारा देखो, ज़मीन हमें बेची गई और मेरे भाई को जो लोग बेच के गए थे उनके द्वारा दस्तावेज दिए गए। तो भाई ने मतलब कैसे नाम पे करवाई, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब मुझे जानकारी हुई तो मैं उस चीज़ को नाम से उतरवाने के लिए तहसीलदार के यहाँ भी गया। मैंने एप्लीकेशन दी वहाँ पे और वो नाम से उतरवाई भी हमने। लेकिन उससे पहले जो मुझसे पहले जिन लोगों के नाम पे गई थी, आज भी उन लोगों के नाम पे है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल मुझे टारगेट किया गया। और जबकि मेरी पार्टी ने कहा है हमने ज़मीन बेची है, जोगिंदर कौर से भी हमने ज़मीन खरीदी है। जोगिंदर कौर मेन अलॉटी नहीं है, जोगिंदर कौर के भाई के द्वारा वसीयत करी गई थी, उसका 1/4 हिस्सा यानी 7.5 एकड़ ज़मीन है। और वहाँ 48 एकड़ ज़मीन लोगों के नाम कैसे चलेगी? आज भी लोगों के नाम पे ज़मीन है। 65 साल हो गई है जब से मैंने अपना होश संभाला है, तब से मैंने वहाँ पर किरण तलवार जी को ही खेती करते हुए देखा है। और इसके अलावा मैंने और किसी को वहाँ पर खेती करते हुए नहीं देखा। ये पिछले महीने जो फसल रौंदी गई है, उस दिन हमने ज़रूर देखा कि कुछ लोग आकर के बाहर से और बड़े बड़े ट्रैक्टर ला करके उन्होंने फसल का नुकसान किया है। उसी दिन देखा, उससे पहले मैंने इनको कभी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई खेती करता है। यहाँ पर केवल खेती करते हैं तो किरण तलवार खेती करते हैं, और मैंने किसी को यहाँ पर खेती करते हुए कभी नहीं देखा। उधर मसूरी नगर पालिका के टाउन हॉल में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और एकता का संदेश प्रमुख रूप से सामने आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संत महंत लोकेश दास ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है तो फिर समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की भावना को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि हिंदू समाज को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार राम जयंती को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि जयंती को भी पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया जाना चाहिए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का योगदान भारतीय संस्कृति और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सम्मेलन के दौरान समाज सेवा, शिक्षा, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता निधि बहुगुणा सहित अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वों
को मंच पर सम्मान देकर उनके कार्यों की सराहना की गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया। झुमेलो ग्रुप की ओर से मां नंदा देवी राजजात यात्रा पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसने उपस्थित दर्शकों को भावुक और मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही पूरे सभागार में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बना दिया। ये सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें मसूरी शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सामाजिक एकता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समाज को धर्म या अन्य आधारों पर बांटने की कोशिश करने वाली शक्तियों से सतर्क रहना जरूरी है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने इस आयोजन को समाज में एकता और सौहार्द बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी और युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल ने भी अपने विचार रखते हुए देश के विकास और प्रगति के लिए संगठित समाज की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। संघ इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए उनका सिर्फ एक संकल्प है, वो छिप के काम करता है। छप कर आपने किसी भी संघ के इतने बड़े पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा, इतने आयोजन हो रहे हैं, कहीं भी आपने संघ के किसी भी व्यक्ति की फोटो नहीं देखी होगी, क्योंकि संघ छपना नहीं चाहता, संघ छिपना चाहता है और इस मातृभूमि की सेवा करना चाहता है, इस सनातन धर्म के लिए लड़ना चाहता है और हिंदू धर्म के लोगों के लिए लड़ना चाहता है। संघ का यही प्रकल्प है और उस प्रकल्प पे हम लोगों का दायित्व बनता है, सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, सभी संतों को मिलकर संघ का साथ देना चाहती है। और जो लोग संघ का विरोध करते हैं, मैं उन लोगों को एक बार कह देना चाहता हूँ, संघ की शाखा में जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा संघ क्या है। अगर ब्रह्मा जी भी इस धरती पर आते हैं तो उनको संघ को समझना है तो एक बार शाखा में जरूर जाना पड़ेगा। आप शाखा में जाइए, आपको संघ अपने आप समझ आएगा। संघ केवल इस देश के लिए काम करता है और इस मातृभूमि के लिए काम करता है। हिंदू तो एक है ही, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू किसी के विरोध में नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य और अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें क्षेत्र जातियों में नहीं बंटना चाहिए और राष्ट्र निर्माण का एक ही रास्ता है कि हम एक होकर काम करें। यही तो मुख्य ये जो संवाद होते हैं, जब यहाँ पे उद्बोधन करने हमारे महंत लोकेश जी भी आए और जितने संत महासंत यहाँ पे लोग आते हैं या जो भी हमारे एक तरीके से प्रबुद्ध लोग हैं, वो ये संदेश देते हैं कि सब मिलके काम करें, सब एक ही झंडे के नीचे काम करें, क्योंकि एक ही देश के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपनी जितनी भी आपकी पावर है वो आपको एक साथ लगानी चाहिए। क्या मानते हैं जिस तरीके से कुछ लोग बांटना चाह रहे हैं देश को, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, अभी आपने देखा भी होगा एक AI समिट हुआ था। AI समिट में भी आप जा रहे हैं, देश के कितने बड़े लोग आ चुके हैं, विदेश के कितने प्रबुद्ध लोग आ चुके थे उस समिट में। क्या वो कार्य समिति थी भाजपा की? क्या वो मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग थी? मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो ये लोग जो AI समिट में कपड़े उतार के ये जो नग्न हरकत उन्होंने करी है, कृत्य जिन्होंने किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसी कृत्य करते रहते हैं, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो। हम जब बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, तो हमें देश की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उनका जो कार्य है वो एक सामाजिक चेतना को जगाना है। जो पंच परिवर्तन इस 100 वर्ष के जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हिंदू सम्मेलन, पूरे देश में 2.25 लाख से ज़्यादा ऐसे सम्मेलन और हमारे केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 95 सम्मेलन हुए हैं। तो एक बड़ा ये कार्यक्रम है और संदेश केवल एक ही है, सामाजिक समरसता बढ़ानी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, अपने परिवारों में एक प्रबोधन करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है समाज स्वतः ही आपके साथ आता है और यही आज हमें मसूरी में देखने को मिला। आप देखते हैं राजनीतिक पार्टियां कार्यक्रम करती हैं तो लोगों को आने जाने का साधन की व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत तरीके से उनको लाना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ जो भी आया था वो एक हिंदू के रूप में आया था। एक जागृति थी कि हाँ, हिंदू को संगठित होने की ज़रूरत है। हमें जाति में, क्षेत्र में जो एक डिवाइड करने की कोशिश होती है उसको मात देने के लिए ये जो हिंदू सम्मेलन है, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक आयोजन यहाँ पे हुआ है। और मसूरी के सभी लोगों को मैं बधाई दूंगी कि इतना विशाल सम्मेलन, मुझे लगता है कि प्रदेश में सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक मैं हमारे मसूरी के सम्मेलन को मानूंगी। 2 साल पूरे होने पे पूरे देश में संघ ने एक संकल्प लिया था कि पूरे देश में 1 लाख विशाल हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे। उसी के तहत आज मसूरी में भी एक विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज पूरा यहाँ पे जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है इस सम्मेलन में, ये देखते ही बन रहा है। और जो हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है नरेश जी, उनके माध्यम से जिस तरीके से यहाँ लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि हम सबको ये ताकत दिखानी होगी, सनातन धर्म की ताकत दिखानी होगी। हम सभी सनातनी हैं और एक सनातनी होने के नाते इस देश के लिए हम किस रूप में अपना योगदान दे सकते हैं, इस योगदान को पूरी तत्परता के साथ उस जोश को भरा जा रहा है आज। और आप देख रहे हैं कि लोकल जो यहाँ मसूरी के जो लोग हैं, चाहे वो महिलाएँ हैं या यहाँ के
बाकी जो हमारे पंडित जी लोग हैं, सब लोगों के माध्यम से इस सम्मेलन को एक भव्य रूप देने का। वहीं हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र स्थित रविदास मोहल्ले में एक परिवार के घर में घुसकर उपद्रव मचाने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अचानक घर में प्रवेश कर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। उस समय परिवार के लोग घर में त्योहार मना रहे थे, लेकिन अचानक हुए इस हमले से घर का माहौल अफरा तफरी और भय में बदल गया। उपद्रवियों ने घर के अंदर मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया और पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की। इस दौरान एक गर्भवती महिला को बुरी तरह पीटा गया, जिससे परिवार के लोग बेहद घबराए हुए हैं। हमलावरों ने घर में मौजूद मासूम बच्चियों तक को नहीं बख्शा और उन्हें भी डराने धमकाने का प्रयास किया। घर के अंदर मौजूद फर्नीचर और अन्य सामान को तोड़कर रख दिया गया। वहीं बाहर खड़ी स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पूरी घटना से परिवार के लोग दहशत में हैं और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना की पूरी वारदात घर के बाहर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिससे आरोपियों की पहचान होने की संभावना जताई जा रही है। घटना के बाद पीड़ित परिवार के मुखिया अशोक कुमार ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए टीम जुटा दी गई है। परिवार ने प्रशासन से न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं हरिद्वार में आगामी यात्रा सीजन को देखते हुए हर की पैड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने एक कड़ा अभियान चलाया। कोतवाली नगर पुलिस की ओर से चौकी नगर क्षेत्र में विशेष कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर बनाए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। ये कदम विशेष रूप से बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और उनके सुरक्षित और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अभियान के दौरान पुलिस ने कई अस्थायी ठेले, फड़ और अवैध ढांचों को तोड़कर वहां से हटा दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अतिक्रमण खत्म करना है, बल्कि हर की पौड़ी क्षेत्र को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना भी है। पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों और जनता को दोबारा अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी भी दी। प्रशासन पहले से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान को लगातार चला रहा है और यात्रा सीजन से पहले हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस कार्रवाई से न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों में भी व्यवधान कम होगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ऐसे अभियान समय समय पर जारी रहेंगे ताकि क्षेत्र साफ सुथरा और व्यवस्थित बना रहे। उधर ऋषिकेश में कुनाव गांव के पास स्थित पशुलोक बैराज की नदी के बीच बने एक छोटे टापू पर एक युवक के फंसने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक को पानी के बीच में फंसा देख स्थानीय लोग घबराए और तुरंत आपातकालीन मदद के लिए प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और एक सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ टीम ने बेहद सतर्कता और कुशलता के साथ युवक को नदी के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला और उसके बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक आयुष बमगई बीटेक का छात्र है। इस घटना से आसपास के लोगों में थोड़ी देर के लिए डर और चिंता का माहौल बना रहा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने सभी को राहत दी। प्रशासन और सुरक्षा टीम की तत्परता की वजह से युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई और उसे सुरक्षित परिजनों के पास लौटाया जा सका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।